हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ी थी। आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 और 9 पर दिए गए हैं। उसमें से जो पहला प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगी और बाद में सही उत्तर भी बताऊंगी। उसके बाद आप सबको अपने अपने नोटबुक में प्रश्न लिखना है और उसके सही उत्तर भी लिखना है। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे। इस स्टेटमेंट के आधार पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों को सोचकर परेशान रहते थे। मंत्री को अपने बेटे की किस बात से चिंता थी कि आगे चलकर वो क्या नहीं कर पाएगा, जिस कारण से उसको परेशानी होगी अगर वो होशियार नहीं हुआ तो। जैसे अगर किसी ने उसको परेशान किया तो सही ढंग से वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, या और भी किन बातों से आप अपने हिसाब से सोचकर लिख सकते हैं। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। जैसे मंत्री ने 100 भेड़े दिया और उन्हें 100 जौ के बोरे लाने को कहा, बिना मारे बिना बेचे। ठीक उसी तरह से अगर आप उनकी जगह होते तो अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए उसको क्या काम देते, आपको सोचकर लिखना है। शहर की तरफ, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, वो तो कहानी पढ़ते ही आपको शुरुआत में पता चल जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए, उसको चालाक बनाने के लिए शहर भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर में वो कोई उपाय ढूंढ पाएगा, यानी भेड़ों के बाल, सींग वो कहीं गांव में या कस्बे में तो नहीं बिकेंगे, उसके लिए उसे शहर में ही जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसे शहर भेजा था। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए हों। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि वह जगह उन्होंने क्यों छोड़ दी। यानी जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में काम की तलाश में या किसी कारण से चले जाते हैं, ऐसे किसी एक परिवार से आपको बात करनी है जो किसी दूसरे राज्य से या शहर से आए हों और वो किस लिए आए हैं इस शहर में, ये आपको जानकारी इकट्ठा करना है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है जौ। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। जैसे यहाँ दिया है जौ, गेहूं, तो उसी तरह से और भी कई सारे अनाजों के नाम आपको पता करके लिखना है। गेहूं और जौ, अगला जो प्रश्न है उसमें दिया है कि गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों संज्ञा है। अब यहाँ आपको व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपने कक्षा 3 में, 4 में संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जौ और गेहूं ये दोनों किसके नाम है, अनाज के। और संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहाँ आपको इन शब्दों को अलग अलग, कुछ शब्द दिए गए हैं उनको अलग अलग बांटकर लिखना है। जैसे गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनाज इस शब्द में सारे अनाजों के नाम आ जाते हैं। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक
संज्ञा है। रिमझिम इस किताब का नाम है। और पाठ्य पुस्तक, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि उसके अंतर्गत सारे पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं। तो इस तरह नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में वर्गीकृत करना है, अलग अलग करके लिखना है। शब्द हैं लेह, तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन और वेशभूषा। ठीक है। तुम शेर, मैं सवा शेर। अगला जो है उसमें ये पूछा गया है कि ये मुहावरा है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है उसकी बुद्धिमानी को मान लेना। न सच है था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। यानी लड़की ने मंत्री के प्रश्न का सही उत्तर देकर नहले पर दहला मारा। ये दोनों ही मुहावरा है, मतलब किसी को अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाना या उससे जीत जाना। ठीक है। अगला दूसरा जो प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो मेरे हिसाब से पसंद नहीं आया ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मंत्री चाहते थे कि बेटा स्वयं अपनी बुद्धि से यह उपाय सोचे, भेड़ों के बाल बेचकर खुद जौ के बोरे खरीद कर लाए। लेकिन वहां लड़की ने अपनी बुद्धि लगाई और उसे उपाय बताया, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। सींग और जौ। पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ, या आप अपने बड़ों से या नेट की मदद से ढूंढ भी सकते हैं कि भेड़ों के जो बाल होते हैं उसका क्या बनता है और जो सींग होते हैं उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो आपको पता लगाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो। यानी किताब में जिस तरह से कहा गया है ठीक वही बात अगर तुमको दूसरी तरह से कहनी हो तो तुम कैसे कहोगे? जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन से जिंदगी चल रही थी मतलब जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब वो बिल्कुल भी बुद्धू था, उसे बिल्कुल समझ नहीं थी। ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल निकालना यानी समस्या का कोई उपाय सोचना। मैं इसका हल निकाल देती हूँ यानी मैं इस समस्या का समाधान कर देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। धरी रह गई यानी वो उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब इससे संबंधित यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। पहले में पूछा गया कि होशियार और चालाक में क्या अंतर है। होशियार और चालाक में क्या अंतर है आपको खुद सोचना है और लिखना है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू ये दो शब्द हैं, दोनों में क्या अंतर है। और अंत में एक प्रश्न है कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान। तुम्हारे हिसाब से लड़की बहुत समझदार थी या बहुत बुद्धिमान थी। दोनों शब्दों में अंतर है। यहाँ समझदार होना यानी जिसको बहुत समझ हो, जो समझदार हो, सब समझता हो सही गलत क्या है। और बुद्धिमान मतलब बहुत, जिसकी बुद्धि तेज हो, जैसे बीरबल तेनालीरामा के जैसे। और क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की बहुत बुद्धिमान थी या वो बहुत समझदार थी? अपना उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है। इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जैसा समझ में आए अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।